अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो फिर जल्दी से फटाफट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो बेल आइकन दिख रही है उसे प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के जिस टनल में 41 मजदूर फंसे हैं उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं ये वही वीडियो है। 13 दिन बाद आज दुनिया ने इन मजदूरों की झलक देखी है और ये सब मुमकिन हुआ है एक विदेशी वैज्ञानिक के जरिए। कल आर्नोल्ड नाम का एक विदेशी वैज्ञानिक भारत आया। उसने ये भरोसा दिलाया था कि वो जितने भी मजदूर फंसे हैं उन सब को सही सलामत बाहर निकाल लेगा। और आज देखिए, टनल में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आ गई है। खैर, ये बहुत ही अच्छी और खुशखबरी वाली खबर है क्योंकि 41 मजदूर अब बहुत जल्द बाहर आ पाएंगे और अपने परिवार से मिल सकेंगे। खैर, इस खबर से जुड़ी दो और खबरें मैं आपको बताती हूँ। पहली खबर तो यह है कि कल जिस टनल में मजदूर फंसे हैं वहाँ एक मंदिर को स्थापित किया गया। टनल के आसपास जो लोग रहते हैं उनका ये मानना था कि टनल में हादसा इसलिए ही हुआ क्योंकि टनल बनते वक्त मंदिर को तोड़ा गया था। दूसरी खबर यह है कि जिस विदेशी को आप देख रहे हैं इसने भी इसी मंदिर में पहले माथा टेका और फिर काम पर लग गया। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हलाल की। और इस हलाल का शोर इस वक्त यूपी में खूब सुनाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ के सहारा मॉल की हैं, जहां सरकारी अधिकारी मॉल की तलाशी ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इस मॉल में वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर हलाल का लेबल लगा है। दरअसल पिछले दिनों यूपी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन कर दिया था। योगी सरकार का ये तर्क था कि यूपी में जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल का लेबल लगा होता है वो समाज को बांटने के काम करता है और उससे भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो हलाल प्रोडक्ट्स क्या है जिनकी बिक्री पर रोक लगाई है। तो फिर आपको इंडिया टुडे के एंकर गौरव सावंत का ये ट्वीट देखना चाहिए, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि चीनी, गन्ना, सब्जियां, यहाँ तक कि कपड़े कैसे हलाल या फिर झटका वाले हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो गौरव सावंत के सवाल वाजिब है क्योंकि हम ये जानते हैं कि हलाल का ताल्लुक सिर्फ मीट यानी गोश्त से होता है, उसी में हलाल और झटका होता है। अब अगर कंपनियां हलाल के नाम पर गन्ने से बनी चीनी को भी हलाल का लेबल लगाकर बेचेंगी तो सवाल तो ज़रूर उठाएंगे कि गन्ने को जब काटा गया था तो उसे हलाल तरीके से काटा गया था या फिर झटके से। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात क्रिकेट की करते हैं क्योंकि भले ही टीम इंडिया वर्ल्ड कप हार गई हो लेकिन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हारना टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कल मोहम्मद शमी को गले लगाने वाली ये तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों को तसल्ली दी। आज आपको इस ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि देश को और खिलाड़ियों को क्यों नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने 100% कोशिश की और हार जीत आपके हाथ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया इस वर्ल्ड कप के फाइनल पर ख़त्म नहीं होती, आगे भी कई मौके आएंगे। यकीनन इस तरह हौसला अफजाई करना वाकई बड़ी बात होती है। आमतौर पर जब हम नाकाम होते हैं तो हमें लानतें मिलती हैं, हमें धुतकारा जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार देश के 140 करोड़ लोगों ने टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी पर सवाल नहीं उठाए हैं और ये सब मुमकिन मोदी के कारण हुआ है। लेकिन फैंस ने भारतीय टीम पर भले ही सवाल न उठाए हों मगर उन्होंने एक भारत की बेटी पर सवाल ज़रूर खड़े किए हैं। आज आपको उस भारत की बेटी को भी सुनना चाहिए और ये भारत की बेटी ग्लेन मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और ये कहा है कि भारत के लोगों को अपनी एनर्जी, अपनी हेट कहीं और लगानी चाहिए। दरअसल जिस वक्त टीम इंडिया हारी
तो कुछ लोगों ने ग्लेन की पत्नी को हेट भरे मैसेज इनबॉक्स किए, जिसके बाद ग्लेन की पत्नी को ये लिखना पड़ा और ये बताना पड़ा कि वो भारत की बेटी है, लेकिन उनकी शादी चूंकि ऑस्ट्रेलियाई मूल के शख्स से हुई है, लिहाजा ये उनके लिए खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। खैर, ये नफरतें हमारे देश से कभी नहीं जा सकती। कई बार नफरतों में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि खेल को खेल की नज़र से नहीं देखते। अब मैं आपको देश की मेंटेलिटी की एक और खबर दिखाती हूँ। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने एक डेटा जारी किया है और ये कहा है कि उसने अलग अलग स्टेट से 1760 करोड़ की शराब बरामद की है। ये शराब उन राज्यों से बरामद की है जहां हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए या होने हैं। सोचिए, ये भी हमारा देश है जहां आज भी लोग अपने कीमती वोट का सौदा एक शराब की बोतल के लिए कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जिसे वो वोट देंगे या फिर देने जा रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करवा सकता है, बल्कि ये देख रहे हैं कि जिस कैंडिडेट को वो वोट देने जा रहे हैं उसने उन्हें शराब की कितनी बोतलें दी हैं। और ये हमारे नेता मंच से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और विकास के काम गिनवाते हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग नेताओं की राजस्थान में अनगिनत रैलियां हैं, जिनमें आप बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि रैलियों में नेताओं के भाषण सुनने वाले ये लोग अपने वोट का सौदा शराब की बोतल से करते हैं। वरना सोचिए, हर बार जिस राज्य में इलेक्शन होते हैं वहां से करोड़ रुपए की शराब इलेक्शन कमीशन क्यों पकड़ता है? ये शराब इसलिए ही पकड़ी जाती है क्योंकि वोटरों को शराब के साथ पैसे भी दिए जाएं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात आरएसएस की करते हैं, जिसने ये कहा है कि अब देश के लोगों को देश को संबोधित करने या फिर उसकी बात करने के लिए इंडिया का नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, चाहे भारत का हो या फिर इंडिया, लेकिन देश के हालात कल भी जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। और अगर आपको यकीन ना आए तो फिर आप इस खबर को देखिए। ये खबर आगरा की है, जहां एक शादी में 6 लोग घायल हो गए। और जानते हैं ये लोग घायल क्यों हुए? क्योंकि जिस शादी में ये लोग शामिल हुए थे वहां इन्हें रसगुल्ले खाने को नहीं मिले। दरअसल आगरा के शमशाबाद में ब्रजभान नाम के किसी शख्स के घर शादी थी। जब शादी में आए लोगों को रसगुल्ले खाने को नहीं मिले तो इन्होंने मारपीट शुरू कर दी। ये मारपीट इतनी बढ़ गई कि 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सोचिए, आरएसएस चाहता है कि इंडिया को भारत कहा जाए, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत कहने से अपने देश में इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? और अब आपको गाजा लेकर चलते हैं, जहां इजराइल के हमले अब भी नहीं रुक रहे हैं। और यही वजह है कि हमास और इजराइल के बीच जारी इस युद्ध में न सिर्फ आम नागरिक मारे जा रहे हैं बल्कि पत्रकारों को भी अपनी जान गंवानी पड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमलों में अब तक 50 से ज्यादा मीडिया कर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 45 मीडिया कर्मी फिलिस्तीन से हैं, 4 इजराइल के हैं और एक पत्रकार लेबनान का है। फिलहाल इसमें अपडेट यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल से यह कहा है कि फिलिस्तीन के नागरिकों पर हमला ना करें। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि इजराइल को अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि हमास फिलिस्तीन नहीं है और ना ही फिलिस्तीन के लोग हमास का सपोर्ट करते हैं। लेकिन इजराइल है कि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। वो लगातार अब भी हमास के नाम पर फिलिस्तीन में अस्पतालों, स्कूलों और दूसरी आम जगहों को निशाना बना रहा है और वहां के आम नागरिकों को मार रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको गाजा से ब्रिटेन लेकर चलते हैं, जहां ब्रिटेन के हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा ब्रिटेन सरकार के ही एक चीफ साइंटिस्ट पैट्रिक वेलेस ने किया है। वेलेस ने यह कहा है कि 3 साल पहले कोविड के दौरान जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये कहा था कि लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन ब्रिटेन में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगा तो फिर ब्रिटेन की इकोनॉमी खराब होगी। सोचिए, ये वो प्रधानमंत्री है जो खुद को हिंदू कहता है। इसको ब्रिटेन के नागरिकों से नहीं बल्कि ब्रिटेन की इकोनॉमी से प्यार था।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।